डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं BEE के MCQ। इससे पहले एक वीडियो हो रहा है, उसमें भी आपके BEE के MCQ, इसका पार्ट सेकंड। ठीक है, तो अभी हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं और स्टार्टिंग के BEE के जो आपका चैप्टर 1 से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पहला क्या है, ये डिस्प्ले पे शो हो रहा है, तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला क्या है, फोटोन। अगर कोई परमाणु है, मान लीजिए कोई ये परमाणु है ना, तो इसमें क्या क्या होंगे आपके यहाँ केंद्रक। तो इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, है ना। ठीक है, और इसी में ही क्या रहते हैं बाहरी कक्षा में, इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए कौन कौन से, फोटोन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत। दूसरा क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, बी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इग्निटॉन, ये भी गलत। और मेसोन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी गलत। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी, थर्ड। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन देखिए डिस्प्ले पर शो रहा होगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, एक तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ठीक है, क्या है, कॉपर है ना। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना होता है, 29। तो जो 29 होता है, यही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो ऑप्शन कितना कितना है आपका, 29। ए कितना है, 29। बी कितना है, 39। और सी कितना है, 49। और डी कितना है आपका, 59। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए इसका, 29। ठीक है, तो थर्ड देखते हैं हम। थर्ड देखिए डिस्प्ले पर सो रहा होगा। थर्ड क्या है कि विद्युत आवेश की मात्रा Q ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या। आवेश किसमें, देखिए कोई आवेश है, आवेश इसे किससे डिनोट करते हैं, Q से। और इसे मेज़र कैसे करते हैं, अगर आपको Q निकालना है तो क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है Q बराबर NIT, Q बराबर NIT, है ना। तो यहाँ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, I क्या है आपका, करंट। ठीक है, और T क्या है, समय। तो कौन सा ऑप्शन सही है, Q बराबर क्या है, I/T। तो ये भी गलत है। ठीक है, दूसरा Q बराबर कितना है, I² R, ये भी गलत। थर्ड क्या है, थर्ड है Q बराबर I/T। तो N बराबर यहाँ कितना रख दिया है, 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रभावित होने पर कहलाती है, क्या कहलाती है। देखिए अगर एम्पियर, 4 ऑप्शन है आपके, एक तो है एम्पियर, दूसरा इकाई, तीसरा आपका कूलाम, है ना, कूलाम, चौथा आपका डी क्या है, ओम। तो एम्पियर किसका मात्रक होता है, ये करंट का, आई का। ठीक है, इकाई यूनिट, कूलाम किसका रहता है, आवेश का। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बढ़ाए थे हम, Q बराबर NIT। तो इसका जो Q का जो मात्रक रहता है, वो इसका मात्रक क्या रहता है, ये क्या है, आवेश का यूनिट क्या रहता है आपका, कूलाम। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा है, चौथा। पाँचवा देखो, पाँचवा क्वेश्चन कौन सा है, डिस्प्ले पे देखो। पाँचवा क्वेश्चन, एक विद्युत आवेश की मात्रा की SI यूनिट, क्या, SI यूनिट किसकी, आपकी आवेश की, विद्युत आवेश की। ठीक है, तो क्या होगी, विद्युत आवेश की। पहला ऑप्शन क्या है आपका, ए क्या है, एम्पियर। बी क्या है, बी वोल्ट, सी क्या है आपका, वाट, घंटा। थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, कूलाम। ठीक है,
ये अगर एम्पियर, ये किसकी यूनिट रहती है आपकी, ये रहती है एम्पियर, किसकी यूनिट रहती है, करंट की, है ना, करंट की। ये किसकी रहती है, वोल्टेज की, और फोर्थ किसकी रहती है, वाट घंटा, ये रहती है आपकी एनर्जी की। हाँ, अगर किलोवाट है तो क्या बन जाएगी, एक यूनिट, क्या बन जाएगी, एक यूनिट, क्या है, कूलाम किसकी यूनिट होती है, आवेश की। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब विद्युत धारा पृथ्वी यानी कि अर्थ की ओर प्रभावित होती है तो वस्तु का विभव या पोटेंशियल क्या होगा। ये माना मेरे पास क्या है, ये क्या है, अर्थ, और ये क्या है, कोई वस्तु, है ना। और ये आपका पहले क्या है, मान लीजिए ये दोनों ये हायर पोटेंशियल पॉइंट, है ना, हायर पोटेंशियल पॉइंट, और ये लोअर पोटेंशियल पॉइंट। ठीक है, तो अगर करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, तो करंट हमेशा किधर से फ्लो होती है, हायर टू लोअर फ्लो होती है। अब क्या हो कि यहाँ से ये कनेक्शन हट गया, हटने के बाद अब करंट किधर फ्लो हो रही है, वस्तु से अर्थ की ओर, ये करंट की डायरेक्शन है वस्तु से अर्थ की ओर। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रभावित हो तो वस्तु का विभव क्या होगा। तो यहाँ क्या होगा आपका, हायर पोटेंशियल, है ना, और इधर क्या होगा आपका, लोअर पोटेंशियल, क्योंकि जो आपका वोल्टेज है वो किधर फ्लो होता है, हायर टू लोअर। तो जो वस्तु वाला पॉइंट है वो कैसा होगा आपका, पॉजिटिव पॉइंट होगा, जिसे आप हटा रहे हो तो हायर टू लोअर फ्लो होगी। तो जो आपका हायर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, प्लस, और जो क्या होता है, माइनस। तो जो आपकी करंट होती है किधर फ्लो होती है, प्लस टू माइनस। तो वस्तु का जो पॉइंट है वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, देखिए सेवेंथ क्वेश्चन। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं होनी चाहिए, यानी कि क्या क्या आपके एक करंट फ्लो होने के लिए क्या क्या आपके रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है आपका वोल्टेज सोर्स। अगर मेरे पास कोई सर्किट है ना, तो ये रेजिस्टेंस, ये क्या है, कंडक्टर, ठीक है, और ये क्या है आपका सोर्स। तो बेसिकली क्या क्या आपके पास रिक्वायरमेंट है, सोर्स की और कंडक्टर की। ठीक है, और ऑप्शन में क्या क्या है, देखिए वोल्टेज सोर्स, आपका कंडक्टर यानी कि चालक, दूसरा क्या है अचालक तथा एमीटर। अगर यहाँ अचालक हो, इंसुलेटर हो, यहाँ मान लीजिए कंडक्टर भी है, दूसरे में इंसुलेटर क्या करता है, आपका करंट को फ्लो को अपोज करता है, करंट फ्लो नहीं होने देता। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए बी क्या हुआ, गलत। दूसरा क्या है, वोल्टेज सोर्स एवं कंडक्टर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी। वो क्या क्या होना चाहिए, वोल्टेज सोर्स होना चाहिए और एक कंडक्टर होना चाहिए, तभी आपकी करंट फ्लो होगी। अगर इसके बगैर कुछ भी है तो आपकी करंट फ्लो नहीं होगी। अगर इसमें तीसरा ऑप्शन क्या है, स्विच, तीसरा ऑप्शन देखो स्विच है, तो यहाँ स्विच लगा दो। अगर स्विच ओपन रखोगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगी नहीं, जब तक ये क्लोज नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है, थर्ड भी। फोर्थ क्या है, वोल्टेज सोर्स, स्विच और फ्यूज। फ्यूज लगाओगे, फ्यूज हो गया, तब भी करंट आपकी फ्लो नहीं होगी। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए आपका, बी, यानी कि वोल्टेज सोर्स एवं कंडक्टर। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यानी कि कौन सा क्वेश्चन है आपका, 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पढ़ो इसे। देखो, जब धारा इलेक्ट्रोलाइट से पास होती है तब करंट किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, ये मेरे पास क्या है, एक बीकर। तो इसमें क्या है, कोई केमिकल है, क्या है, एक केमिकल। ठीक है,
अब इसमें क्या करो आप, ये छड़ डाल दी मैंने पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो इसमें करंट फ्लो करा रहा हूँ। तो जब करंट फ्लो करा रहा हूँ तो इसमें क्या होगा, इसमें इसमें एक रिएक्शन होगी। क्या होगी, एक करंट फ्लो होगा जब क्लोज लूप बनेगा तो इसके केमिकल के कारण। तो जो ये वाला जो इफेक्ट है वो क्या कहलाएगा आपका, कैसा कहलाएगा कि पहले ऑप्शन में क्या है आपका, पहले में क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि चुंबकीय प्रभाव। दूसरा क्या है, थर्मल इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट। चौथा क्या है, केमिकल इफेक्ट, केमिकल। तो कौन सा इफेक्ट हो रहा है आपका, केमिकल इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं हो रहा, थर्मल इफेक्ट नहीं हो रहा, कौन सा इफेक्ट हो रहा है आपका, केमिकल। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। और डी कौन सा है आपका, प्रकाशीय, यानी कि लाइट इफेक्ट हो रहा है, नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 क्या होगा, 9 विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास होता है। विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास कब होता है। तो ऑप्शन ए क्या है, चमकने से, चमकने से और उत्पन्न प्रभावों से, ठीक है, और विद्युत झटके से। तीसरा विद्युत झटके से, है ना, क्या है, जब आपको झटके लगते हैं, करंट पकड़ लेता है, ठीक है, झटके से। और तीसरा क्या है, चटकने से, चटकने की ध्वनि से। ठीक है, तो पहला क्या है, चमकने से। तो जब आपकी स्पार्किंग होती है तो लाइट चमकती है, तो ये भी क्या है, गलत। क्योंकि क्या पूछा, पहले ध्यान से सुनिए, विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास होता है, विद्युत धारा कब है, तो ये भी गलत। दूसरा क्या है, उत्पन्न इफेक्ट से, यानी कि जितने भी इसमें क्या हो रहे हैं, आपके प्रभाव हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे इसके, विद्युत धारा का आपका विद्युत धारा की उपस्थिति का, यानी कि विद्युत धारा बताएंगे। केमिकल इफेक्ट हो सकता है, हीट इफेक्ट हो सकता है आपका, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट, कोई सा भी इफेक्ट हो तो वो क्या कहलाएगा आपका, उत्पन्न जो इसमें इफेक्ट हो रहा है उसके कारण। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बी। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। ठीक है, तीसरा, तीसरा देखिए। ठीक है, इसमें कोई ये थोड़ी होगा कि जब विद्युत झटके देने से कि अगर आपको शॉर्ट सर्किट हो गया तो तब भी करंट लगेगा या नहीं लगेगा। अगर जो ये भी करंट का वो है, मगर क्या है, होना क्या होगा कि जितने भी आपका इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट पूछा है इसमें, आभास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा, ठीक है, विद्युत धारा, विद्युत, देखिए नेक्स्ट क्या है, धारा के 3 प्रमुख प्रभाव। ठीक है, तो 3 प्रमुख प्रभाव कौन कौन से होंगे, ठीक है, नोट करिए कौन कौन से होंगे। देखिए पहला क्या है इसमें, हीट, मैग्नेटिक और विद्युत झटका। तो झटके वाला तो जहाँ झटका दिया कि विद्युत शॉर्ट सर्किट हो, शॉर्ट लग रहा है आपको, तो वो वाला ऑप्शन तो गलत है, वो ऑप्शन तो आपका गलत है। तीसरा क्या है, दूसरा, दूसरा है आपका हीट, प्रकाश उत्पन्न करना, प्रकाश उत्पन्न करना और चुंबकीय, मैग्नेटिक। तीसरा ये भी गलत, क्योंकि ये क्या है, प्रकाश उत्पन्न करना, ये भी गलत। तीसरा क्या है, तीसरा है हीट, चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका केमिकल इफेक्ट। तो ये क्या है आपके, ये जब भी आपके करंट फ्लो कराते हो तो ये वाले इफेक्ट आपके होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। डी भी नहीं है, डी के अनुसार रासायनिक और रासायनिक इफेक्ट होता है, चुंबकीय मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, मगर ये क्या है, ये कोई इफेक्ट नहीं है, विद्युत झटका देना ये कोई इफेक्ट नहीं है। ये तो क्या है, एक आपका शॉर्ट लग रहा है, तो ये कोई इफेक्ट नहीं माना जाएगा। इफेक्ट कौन कौन से होंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट और थर्मल इफेक्ट और आपका केमिकल इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन कौन कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन है, देखिए अकार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पदार्थों में अधिकांश रासायनिक क्रियाओं के रूप में संपन्न होती हैं। अगर मेरे पास कोई रासायनिक क्रिया Na+Cl, तो है ना, तो ये कैसा होगा NaCl का, तो इसका क्या हुआ होगा, प्लस माइनस। तो ये जो प्लस माइनस हुआ होगा वो क्या कहलाएगा आपका, आयनीकरण। आयन में क्या हो गया, बट गया, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये क्या कहलाएगा इसका, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ध्रुवीकरण भी नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। कौन सा, आयनीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा 12 क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12 कौन सा है, देखिए 12वां क्वेश्चन कौन सा, पढ़िए। जब धारा एक चालक से प्रभावित होती है तो वह तप्त यानी कि गर्म हो जाते हैं, इस प्रभाव को कहते हैं। अगर मेरे पास कोई है, ये है आयरन है, आयरन, और इसमें क्या करा मैंने, वोल्टेज सोर्स लगाया और यहाँ करंट फ्लो कराया। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, एक यहाँ ये गर्म होने लगेगा लॉन्ग टाइम तक। आप ही इसमें प्रभावित करो करंट तो क्या होगा, गर्म होने लगेगा, हीट होने लगेगी। तो ये वाला जो इफेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, थर्मल इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट। तो भूलोगे ये नहीं कि मैग्नेटिक इफेक्ट भी नहीं, और आपका रासायनिक इफेक्ट भी नहीं, और आपका विद्युत स्टैटिक प्रभाव भी नहीं। कौन सा होगा आपका, जो गर्म होने का प्रभाव होगा वो कौन सा कहलाएगा आपका, विद्युत यानी कि थर्मल इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, देखिए पढ़िए। स्पाइरल बाइंडिंग में जब धारा बहती है तो वो किस प्रकार विद्युत धारा का प्रभाव उत्पन्न करती है। चलिए अब क्या कह रहा है, मेरे पास ये क्या है, एक स्पाइरल बाउंड है, इस तरीके से तो रहता है स्पाइरल ये। तो यहाँ से इसमें क्या करा मैंने, करंट फ्लो कराया आई। तो क्या होगा, जब यहाँ से करंट फ्लो कराओगे तो इसमें क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कौन क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और यहाँ क्या बन जाएंगे, एक पोल्स बन जाएंगे एन और एस। तो पूछा क्या है, ये कौन कौन सा, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट गर्म होगा बाकायदा। ठीक है, दूसरा दूसरा आपका आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। चौथा दूसरा केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। और डी थर्मल इफेक्ट, हीट भी डेवलप। तो पूछा क्या है कि इसमें जो आपका जो स्पाइरल कर रहे हैं, इसमें जो करंट फ्लो कराएंगे तो कौन सा इफेक्ट होगा, तो कौन सा इफेक्ट होगा आपका, मैग्नेट। यहाँ क्या बन जाएगी आपकी, एक मैग्नेट। ठीक है, क्या बनेगी आपकी, मैग्नेट। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए, बी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। तो ये क्या है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रभावित होती है, होने पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे। ठीक है, समझ में आया, कितने इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, समय कितना दिया है, टी बराबर 1 सेकेंड, है ना। और करंट कितनी दिया, आई बराबर 1 एम्पियर। ठीक है, कितना दिया है, 1 एम्पियर। तो पूछा क्या है कि एन पूछा है आपका, कितना पूछा है, एन। क्या पूछा है, एन नंबर ऑफ इनकी संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो एन निकालेंगे, तो एन क्या होता है, ठीक है निकालो। तो कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी, या इस आई टी की जगह या भी ये भी लिख सकते हो, क्यू बराबर एन ई, एन ई। बात समझ में आई, एन ई दोनों बराबर है नहीं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ यहाँ दोनों को बराबर रख दो, आई टी बराबर क्या होगा, एन ई। ठीक है, एन ई। तो एन की वैल्यू निकालो, एन की वैल्यू कितनी होगी, आई टी, और यहाँ कितना होगा, ई। ठीक है, तो इसकी आई की कितना, 1 × 1, और ये ई की वैल्यू कितनी होती है, बोलो भाई, 1.6 × 10⁻19 गुलाम, यही आता है ना। ठीक है, समझ में आया। तो इसे जब डिवाइड करोगे तो ये यहाँ कितना आएगा, इस पॉइंट हटाओ तो ये क्या 10, तो ये कितना बचेगा, 1 × बोलो भाई, 16 × 10⁻18, माइनस आ गया, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, प्लस। यहाँ माइनस प्लस है और ऊपर जाकर कितनी हो जाएगी, ये ऊपर जाएगी माइनस, तो ये कितनी हो जाएगी आपके 18 ही बचेगी। ठीक है, तो ये माइनस, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। तो रुकिए गलत हो रहा है कुछ, क्या हो रहा है, यहाँ माइनस और ये कितनी आ जाएगी, माइनस। तो यहाँ कितनी आई इसकी वैल्यू, कितनी आई बोलो, 1/1.6 × 10⁻20, है ना। और जब इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.625 × 10⁻20। तो इसे इसी पे तरीके से भी लिख सकते हो,
6.25 इंटू 10⁻18। तो ऑप्शन कौन कौन से सही है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन है आपका पहला 6.24, 6.424, तो इसे 4 ही रख दो क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से क्या है 4 ही है चारों ऑप्शन में। कितनी है? 18 किसकी पावर है? डी की। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए आपका? डी। कौन सा ऑप्शन चाहिए? डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्या पूछा? न्यूनतम एक इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ में होता है? तो आपका देखिए चार ऑप्शन है। क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है? 17। तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 17। दूसरा कितना है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु क्रम? 1। तो इसका इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 1। तो दूसरा कितना? हीलियम, हीलियम के कितने होते हैं? 2। और इसमें आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 8। तो कौन सा न्यूनतम है? 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है? हाइड्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कितना है? एक जूल नहीं, नेक्स्ट है आपका 1 जूल प्रति सेकंड है। 1 जूल प्रति सेकंड है किसके बराबर है आपका? तो नेक्स्ट क्या है कि 1 जूल प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति सेकंड। तो क्या है इसका ऑप्शन? 1 वोल्ट। तो वोल्ट क्या होता है आपका? एनर्जी अपॉन आवेश। तो ये भी ऑप्शन गलत। दूसरा क्या होता है? एम्पियर। तो एम्पियर क्या रहता है आपका? 1 एम्पियर बराबर, 1 एम्पियर बराबर बोलो भाई। 1 एम्पियर को किस तरीके से लिख सकते हो? क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी होता है, आई क्यू बराबर आई टी। तो यहाँ से आई निकालोगे तो क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन टी। तो ये क्या होगा आपका? कूलाम्ब, कूलाम्ब अपॉन समय। तो ये भी ऑप्शन गलत। दूसरा कौन सा था? वाट। कितना होता है? 1 वाट। 1 वाट बराबर कितना होता है? एनर्जी अपॉन समय। तो एनर्जी किसमें होती है? जूल। और समय कितना होता है? टी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 1 वाट। ओम का कितना रहता है? बी ओम बराबर बी बराबर आई आर। तो ठीक है। तो आर बराबर कितना होता है? बी अपॉन आई। तो ये कितना हो जाएगा? ओम। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है? 1 वाट। सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 18 नहीं 17, 17 कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऊष्मा की इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो पहला क्या है? कैलोरी, सेंटीग्रेड, जूल और सेल्सियस। तो किस में आपका व्यक्त किया जाता है? आपका ये कैलोरी में। ठीक है। नेक्स्ट 18, 18 क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से डीसी का सही तरंग कौन सा है? क्योंकि पहला ये भी डीसी का ही है। क्या है? ये डीसी है, मगर कौन सी है ये? नो फिल्टर, नोट फिल्टर। प्योर डीसी कौन सी होती है? ये कौन सी है आपकी? नेक्स्ट बी, ये एसी। और नेक्स्ट कौन सी है? ये भी डीसी है। किस में फिल हो रही है? आपके पॉजिटिव साइकिल में तो डीसी है, मगर प्योर नहीं है क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो ये डीसी नहीं है। चौथा कौन सा आपका? ये डीसी है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही, कौन सा हो गया आपका? 18। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन है आपका विभवांतर का मापन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है? ओम मीटर, एमीटर। तो एमीटर से क्या नापते हैं? आपके करंट। ठीक है। दूसरा क्या है आपका? ओम मीटर, ओम मीटर से क्या नापते हैं? रेजिस्टेंस। थर्ड क्या है? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं आप? वोल्ट मीटर से विभवांतर। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए? सी। और डी क्या? वाट मीटर, वाट मीटर से एनर्जी। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए? सी। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? 19। 20वां क्वेश्चन देखिए। 20वां क्वेश्चन बहुत ईजी है। 20वां क्वेश्चन देखिए। 20वां क्वेश्चन क्या है? प्रतिरोध की इकाई यानी कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किस में नापते हैं आपके? या ओम या फिर वोल्ट, वोल्ट एम्पियर, यानी कि वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो ये कौन सा ऑप्शन चाहिए इसमें? मोह, मोह क्या होता है? इसका उल्टा रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस। तो वोल्ट नहीं, ओम, ओम। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए? सी। ठीक है। कौन सा ऑप्शन चाहिए? सी। क्वेश्चन 21, 21, 21 कौन सा है? 21 देखो, 21। ठीक है। 21, 21 कौन सा हुआ? किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। चालक का प्रतिरोध कब बढ़ता है? पहला क्या है? लंबाई बढ़ा दी जाए। तो एक फॉर्मूला होता है रो आर बराबर, आर बराबर रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। तो अगर अगर क्या पूछा है? चालक का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो उसकी लंबाई क्या होगी? तो रेजिस्टेंस। तो अगर लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है।
और दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा, अगर इन एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता। तो पहला ऑप्शन क्या है, सही। दूसरा, उसकी लंबाई एवं एरिया बढ़ा दिया जाए, अगर लंबाई बढ़ाओगे एरिया ही बढ़ाओगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम। ठीक है, उसका कटाक्ष का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, अगर एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। उसकी लंबाई घटा दी जाए तो लंबाई अगर कम करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए, ए। कौन सा ऑप्शन चाहिए, ए। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस का उपयोग क्यों करते हैं, बताओ भाई। रेजिस्टेंस का उपयोग क्यों करते हैं, किसी को पता है? कि अगर मेरे पास रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज, तो ये करंट और ये रेजिस्टेंस, तो ये जो आपका रेजिस्टेंस रहेगा आई बराबर क्या रहता है, पी अपॉन आर। तो अगर रेजिस्टेंस कम रहेगा तो करंट क्या होगा, ज़्यादा। तो किस लिए लगाते हैं हम, करंट को विद्युत धारा को रोकने के लिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। तो बी क्या, बढ़ाने के लिए, गलत। सी क्या है, धारा के प्रभाव को घटाने के लिए। अच्छा, दो ऑप्शन है, धारा के प्रवाह को रोकने के लिए, धारा के प्रवाह को घटाने के लिए, रोकने के लिए, घटाने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है, देखिए घटाने के लिए भी हो सकता है। और तो देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू अब किस पर डिपेंड कर रही है, करंट की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस पर। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू धीरे धीरे डिग्री कम करोगे तो ये बढ़ेगा, और ये अगर इसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो क्या कर रहे हैं, घटाने के लिए। रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर बढ़ा रहे हैं तो करंट को क्या कर रहे हैं हम, घटाने के लिए, रोकने के लिए नहीं। रोकने का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म करने के लिए। ये क्या कर रहे हैं हम, घटाने के लिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बाय। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ए नहीं सी। कौन सा ऑप्शन सही है, घटाने के लिए, सी। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, 23वां क्वेश्चन। 23 कौन सा होगा, चलिए। निम्न में से चालक का प्रतिरोध तथा चालक की लंबाई के बीच संबंध दर्शाइए। तो लंबाई आर, अभी फॉर्मूला लिखाई दे, आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो इसका क्या होगा, एल। तो इसके बीच क्या होगा, जैसे ही आप कौन से ग्राफ है, ये अगर लेंथ है एल है और ये क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी, पहले लेंथ इतनी तो रेजिस्टेंस भी इतना था, फिर लेंथ इतनी हुई तो रेजिस्टेंस इतना, फिर लेंथ इतनी। तो इसके साथ साथ एक क्या है, लीनियर वे में बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा यानी कि घट रहा, लेंथ रेजिस्टेंस बढ़ रहा तो धीरे धीरे लेंथ क्या हो रही है, एक कौन सी, इस तरीका ग्राफ बना रहा है। तो ये क्या हो रहा है, लीनियरली थोड़ी बढ़ रहा है, एक इस तरीके से। दूसरा क्या है, एक पैराबोलिक इस तरीके से, पैराबोलिक थोड़ी लीनियरली बढ़ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। 24 देखो, 24 कितना होगा, 24 किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 24, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर करता है, रो किस पर निर्भर करता है, देखो रो किस पर निर्भर करता है, आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो जो पदार्थ की रजिस्टिव, जो आपका मेटल है ना, जो मटेरियल है, तो जो रो किस पर डिपेंड करती है, पदार्थ के नेचर पर। यानी कि ना रेजिस्टेंस पर ना रेजिस्टेंस पर, किस पर निर्भर करती है, नेचर पर। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, उसकी प्रकृति पर, डी। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। नेक्स्ट कौन सा है, चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कौन सा है, 25 विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का विपरीत प्रभाव विशिष्ट चालकता कहलाता है, इसका मात्रक। चलिए देखिए क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध क्या होता है कि इसका विपरीत इसका विशिष्ट प्रतिरोध रो का, तो इसकी रो क्या रहती है, ओम सेंटीमीटर। यानी कि ये क्या रहता है कि ये करंट के फ्लो को रोक रहा है। तो इसका विपरीत प्रभाव क्या होगा कि जो करंट को फ्लो कराए। जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या करता है आपका, करंट के फ्लो को अपोज करता है, तो करंट के फ्लो को क्या कर रहा है, अपोज। तो जो करंट को फ्लो कराएगा वो क्या होगा आपका, कंडक्टेंस। क्या कहलाएगा,
कंडक्टेंस। अगर इसकी यूनिट ओम है, इसकी यूनिट ओम है, तो इसकी यूनिट क्या होती है आपकी मोह, OHM, तो इसकी क्या होती है MHO। तो ऐसे क्या है कि आपका ये विशेष प्रतिरोध है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी आपकी, ये सीमेंस भी होती है, सीमेंस, या तो मोह प्रति सेकंड, प्रति सेकंड, है ना, मोह प्रति सेकंड, ये उल्टा हो जाएगा, मोह प्रति सेकंड या फिर सीमेंस प्रति सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए, ए, सीमेंस प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा है आपका 26 क्वेश्चन नंबर 26। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, बोलो भाई, ओम, सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बी पे क्लिक कर देना, कौन सा ऑप्शन सही है, बी। और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 27 कौन सा है, 27 पढ़ो भाई। एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो वह 7.5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तो उसके एलिमेंट का रेजिस्टेंस, चलिए, तो वोल्टेज सोर्स कितने का जुड़ा है आपके पास, 230 का, और करंट कितने की ले रहा है, करंट ले रहा है 7.5, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सर्किट बन गया, तो फॉर्मूला लगा दो ओम का, बी बराबर आई आर, तो आर की वैल्यू निकालनी है, तो बी अपॉन आई, तो बी की वैल्यू 230 और अपॉन 7.5 कितना आएगा, बोलो भाई कितना आएगा, 33.66 ओम, कितना आएगा 33.66 ओम। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा हमारे पास 33.33 नहीं, इसे गलत है, ये डिवाइड करो भाई एक बार, ऐसे गलत पे टिक मत लगा, ठीक है सर। तो यहाँ से जो डिवाइड करोगे 7.5, तो ये 0 बढ़ाओ, 75 को क्या बार जाओगे 3 बार, और फिर कितना है 0.66 डिवाइड कर लेना, तो इसे 7 लिख देना, और कितना आएगा ओम, 30.67 ओम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं 28 देखो भाई, चलिए देखो ध्यान से सुनते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खिलौने की मोटर 6 वोल्ट, यानी कि मोटर क्या है 6 वोल्ट की बैटरी से प्रचलित है। यदि मोटर की कॉइल का प्रतिरोध कितना 4.5 ओम है, तो मोटर द्वारा ली जाने वाली विद्युत धारा, सिंपल यार, कितना लंबी लैंग्वेज बढ़ाई है, क्या करो कि अब की बार क्या निकालनी है, करंट, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस 4.5 ओम है ना, और 4.5, बैटरी कितने की लगी है आपके पास, बैटरी बोलो भाई 6 वोल्ट की, और जो करंट की वैल्यू है वो निकालनी है, तो करंट की वैल्यू निकालो, बी आई बराबर क्या होता है बी अपॉन आर, तो कितना आ जाएगा 6 अपॉन 4.5, पॉइंट हटाओ तो कितना आ जाएगा 60, तो काटो 15 चौका 60 और 15 तिया 45, तो आई बराबर कितना आ गया 4/3 आंसर। अगर आंसर किस में है बिगल हो उसमें पॉइंट में, तो इसे डिवाइड करो भाई, 3 से डिवाइड करो, 3 का 3 बच गया, 1 होगा 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो कितना आएगा आई बराबर 1.33 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन सही है, बोलो भाई सी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी, क्लिक। नेक्स्ट 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, 29 कौन सा है, एक 100 मीटर लंबे और उसका एरिया कितना है 1.07 क्षेत्रफल वाले तांबे के तार का कुल प्रतिरोध कितना होगा जब तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध इतना ओम है। ठीक है, तो लंबाई कितनी है, लंबाई है आपकी 100 मीटर, ठीक है, और आपका एरिया कितना है 1.07 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस आपका निकालना है, और रो की वैल्यू कितनी है 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, तो इसे भी क्या कर लो सेंटीमीटर, तो 100 गुणा सेंटीमीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसे भी 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में तो कितना आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगा दो, आर बराबर क्या होता है रो एल अपॉन ए, तो यहाँ पर रो की वैल्यू लिखो 1.72 किस में है माइक्रो में, तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 1.72 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर, तो यहाँ कितनी आ जाएगी 10⁻⁻6 है ना। रो की वैल्यू एल कितना है आपका
40 अपॉन अपॉन एरिया कितना 1.07, ठीक है। और ये कितनी है 4, तो कितना बचेगा 1.72 इंटू 10⁻², अपॉन 1.07। तो इसे आपको डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास 1.6 इंटू 10⁻² ओम। डिवाइड कर लेना कैलकुलेटर से। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, देखो भाई कौन सा सही है 1.6, यानी कि ए ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, 30वां क्वेश्चन देखो। 30 क्वेश्चन कौन सा है बोलो। प्रति डिग्री सेंटीग्रेड से प्रतिरोध में प्रति ओम परिवर्तन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड से प्रतिरोध में प्रति ओम परिवर्तन। 30वां क्वेश्चन, 30वां कौन सा होगा कि आपके पास कितना है कि प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो आपका डेल्टा रहता है यानी कि टेम्परेचर टी, तो कितने केस में रहता है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आर कितना होता है RT बराबर आर नोट बल्ब प्लस अल्फा टी। तो अगर इसे क्या हो सेंटीग्रेड को किस में चेंज करना हो प्रति ओम में, तो किसका मात्रक है ये, किसके द्वारा करा जाता है आपका प्रतिरोध का ताप गुणांक। कौन सा ऑप्शन चाहिए डी, प्रतिरोध का ताप गुणांक, कौन सा ऑप्शन चाहिए डी। नेक्स्ट 31 देखो, क्वेश्चन नंबर 31 बोलो भाई 31 देखो। ये थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया है। किसी जनरेटर की फील्ड कॉइल का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 ओम है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना होगा है, जबकि तांबे का ताप गुणांक अल्फा कितना है, इतना है 0.0043 सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसे करो देखो, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 31वां क्वेश्चन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर नोट की वैल्यू कितनी है आपकी 50 ओम, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर RT की वैल्यू क्या होगी, RT की वैल्यू क्या होगी यही पूछा है ना, तो ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 0.0043 प्रति सेंटीग्रेड। तो फॉर्मूला क्या होता है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। तो अल्फा टी ये डेल्टा टी रहता है, डेल्टा टी कितना रहता है T2 माइनस का T1, T2 कितना है 50 माइनस का 0, तो कितना आएगा 50, ठीक है। तो RT निकालो, RT कितना हो जाएगा R0 कितना है 50 ओम 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.0043 इंटू डेल्टा टी कितना 50, ठीक है, कितना है 50। तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइड करो, ये आ जाएगा RT बराबर 50 गुणा 1.215, तो अगर इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 60.75 ओम। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए इसका 60 वाला कौन सा है, यानी कि 60-75 बी, कौन सा ऑप्शन चाहिए बी। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखो। 32 क्या है, निम्न में से सर्वोच्च सुचालक पदार्थ कौन सा है। सुचालक एक होता कुचालक और एक सुचालक, यानी कि कंडक्टर और एक इंसुलेटर। तो क्या पूछा आपका कंडक्टर, तो कंडक्टर कौन कौन से है, चीनी मिट्टी क्या है आपका इंसुलेटर, रेजिन क्या है इंसुलेटर, ग्रेफाइट जो पेंसिल के निब रहता है वो क्या रहता है ग्रेफाइट, तो ये क्या है आपका कंडक्टर। तो ग्रेफाइट में भी आपके करंट फ्लो होती है। नेक्स्ट 33 कौन सा है आपका 33 बोलिए 33, चालक के प्रदत्त आकार के लिए तांबे की तुलना में एल्युमिनियम में चालकता क्या होती है, लगभग क्या होती है। तो क्या पूछा है, आकार में तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी कितनी होती है आपके 60%। ये आपको याद रखना कितनी होती है 60%। कौन सा ऑप्शन चाहिए सी। आप 34 क्वेश्चन देखते हैं। 34 कौन सा 34 विद्युतीय चालक पदार्थ इनमें से कौन सा नहीं है, यानी कि कंडक्टर पूछा, कंडक्टर इनमें से कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है कॉपर, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा आपका है चांदी सिल्वर, है ना, चौथा कौन सा है ये जी सिल्वर चांदी, है ना चांदी, और चौथा कौन सा शीशा आपका PB लेड।
तो कौन सा ऑप्शन, ये कंडक्टर निम्न कंडक्टर, सीसा क्या है आपका नॉट कंडक्टर, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी। ठीक है। 35 क्वेश्चन 35 देखो 35 क्या है, पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, यानी कि फ्लो आसानी से हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो कंडक्टेंस क्या कहलाता है, चालकता। चालकता के कारण करंट क्या होता है, आसानी से फ्लो हो जाता है। प्रतिरोधकता यानी कि करंट, रेजिस्टिविटी करंट फ्लो नहीं होने देती है। चालकता, इंसुलेटर करंट फ्लो नहीं होते हैं। विभवांतर नहीं, तो कौन सा, कंडक्टर। ठीक है। 35 36 क्वेश्चन नंबर 36 से देखते हैं। 36 पावर सर्किट में, यानी कि पावर सर्किट में प्रयोग किया जाने वाला आपका प्रतिरोधक यानी कि रजिस्टर कौन सा है, तो कौन सा है आपका, एक तो कार्बन किसके रहता है, निम्न के लिए, लो पावर के लिए। ये कार्बन के बने रहते हैं, दो के, एक मैग्नीज के और एक कार्बन के, तो ये किसके लिए रहते हैं, आपके लो के लिए। और जो आपका हाई के लिए रहता है वो कौन सा रहता है, वायर बाउंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बी। और कार्बन एवं तीसरा कौन सा, कार्बन एवं वायर बाउंड, तो दोनों नहीं हो सकते, कौन सा, ओनली वायर बाउंड। ठीक है। 37 देखते, 37 कौन सा आपका, 37 वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु, तो दो होती हैं आपके मिश्र धातु यूज वायर बाउंड बनाने के लिए, एक तो यूरेका होती है, दूसरी क्या होती है आपकी, मैग्नीज। ठीक है। तो कौन कौन सा, कॉन्स्टेंट, नाइक्रोम, ब्रोंज, कौन सी है, यूरेका। अगर मैग्नीज में आ जाए तो उसे भी टिक कर देना। ठीक है। कौन सी रहती है, मैग्नीन नाम की कोई धातु रहती है वो आपकी। ठीक है। उसके बाद कौन सा, 38 देखो 38 कौन क्वेश्चन, देखिए प्रतिरोधक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखिए, प्रतिरोध के कलर बैंड में भूरे रंग की सहन सीमा यानी कि टॉलरेंस का मान कितना होता है। तो जो आपके रेजिस्टेंस आपने देखे होंगे तो उस तरीके से कलर कोडिंग हो रही होगी इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से कलर कोडिंग, तो इसमें जो भूरा रंग है तो उसकी टॉलरेंस कितनी होती है, तो कितनी होती है आपकी, ± का 1%, यानी कि 10 ओम है तो इस पर कितना आपका, या तो 9 ओम या 11 ओम अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी इतनी सहनता रहती है। ठीक है। 1%। नेक्स्ट, अब देखिए अगला पॉइंट 39 क्या होता है, 39 क्वेश्चन के अब निष्कर्ष निकालते हैं हम, क्या करते हैं, निष्कर्ष। तो पहला निष्कर्ष क्या है, बैंड टाइप प्रतिरोधकों की बॉडी पर एक किनारे से विभिन्न रंगों की 4 पट्टियां होती हैं, यानी कि हाँ एक रेजिस्टेंस है तो एक किनारे पर क्या रहती हैं, इस तरीके की 4 पट्टियां रहती हैं। ठीक है। ये भी ऑप्शन सही है। बॉडी टाइप प्रतिरोधकों की पूरी बॉडी को एक रंग से रंगा जाता है, तो 4 पट्टियाँ होती हैं, यानी कि कितने 4 पट्टियाँ होती हैं, यानी कि सही है। दूसरा क्या है कि जो भी आपका रेजिस्टेंस है, ये रजिस्टर है, तो इसमें क्या होगा, एक ही कलर होगा, ये पट्टियों पर नहीं पूरे पर क्या होगा, एक ही कलर होगा, तो यानी कि दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो कथन कौन सा सही है, सी। ठीक है। कथन ए भी और बी भी दोनों क्या है, सत्य है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यानी कि 40वां क्वेश्चन क्या है, 40 क्वेश्चन, प्रतिरोध में प्रयुक्त होने वाले यानी कि सुनहरे रंग का टॉलरेंस है ना, और पूछा है दूसरे पहला पार्ट, दूसरा बी क्या है आपका, बी पार्ट पूछा है चांदनी या चांदी रंग का टॉलरेंस। तो इसमें क्या दिया है, सुनहरे रंग का 10% ± का 10% और इसका 5%। तो ये क्या है, दोनों ही गलत है। सुनहरे रंग का होता है 5% ± का, और इसके आपका चांदी का होता है आपका ± का 10%। तो कौन सा ऑप्शन सही है, दोनों गलत हैं, तो कौन सा, डी। 40 का डी। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, ओम के नियम के कथन अनुसार परिपथ में धारा के सीधे समानुपाती होती है, प्रतिरोध के तापमान के विशिष्ट प्रतिरोध के नहीं। तो बी, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, बी के, तो कौन सा ऑप्शन है, वोल्टेज पहला ए। ठीक है। नेक्स्ट 42
42 ऑप्शन देखो, 42 ऑप्शन। 42 क्या है, कौन सा नियम बताता है कि बंद परिपथ में वोल्टेज तथा प्रतिरोध अचर ताप पर होते हैं। अब ध्यान से सुनना, क्या होते हैं, क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। किस पर, तो किरचॉफ का करंट नियम क्या कहता है, पहला क्या है ए, किरचॉफ का करंट नियम क्या होता है, नोड पर आने वाली सभी धाराओं का योग क्या रहता है, 0। दूसरा क्या है बी, ओम का नियम क्या कहता है, जब किसी क्या कहता है, ये ओम के नियम अनुसार विशेषता ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है। तो क्या है कि टेम्परेचर क्या रहना चाहिए आपका, प्रतिरोध, तभी रेजिस्टेंस निकलेगा। ताप क्या रहना चाहिए आपका, कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन क्या रहनी चाहिए आपकी, कांस्टेंट। तो किसका नियम होता है आपका, ओम का नियम। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, बी। अब 32 देख 43 क्या है, 43 देखो, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण ओम के नियम का सही अनुसार सही नहीं है। तो बी बराबर क्या होता है, आई आर। तो पहला क्या है, आई बराबर बी अपॉन आर, तो इससे निकालो आई बराबर क्या आ जाएगा, बी अपॉन आर। तो पहला भी सही है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा हाँ बी बराबर, बी क्या है, बी ऑप्शन, आर बराबर R1 प्लस R2। तो ये क्या है, गलत है, ये गलत है। ये किसका है आपका, सीरीज का, ना कि ओम के नियम का। तो बाकी का पे क्या है, ओम के नियम का पालन करते हैं, कि ये क्या है, ओम के नियम का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 44 ऑप्शन देखो, 44 क्या है, देखो, यदि किसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के पार वोल्टेज तथा उसमें से प्रभावित होने वाली धारा ज्ञात हो तो प्रतिरोधक का मान निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। प्रतिरोध का मान, आर का मान। ठीक है, तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर बी अपॉन आई। पहला ऑप्शन क्या है, ओम का नियम क्या होता है, बी बराबर आई आर। तो पहला ऑप्शन क्या है, आर बराबर बी इंटू आई, गलत। दूसरा ऑप्शन क्या है, आर बराबर बी इंटू आई, ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन सही है, आर बराबर क्या होता है, बी अपॉन आई। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, सी। 45 क्वेश्चन नंबर, देखिए हम 45 क्वेश्चन अभी तक देख चुके हैं। ठीक है, तो 45वां क्वेश्चन अभी हम स्टार्ट करते हैं। 45वां क्वेश्चन, ओम का नियम प्रयोग किया जाता है। तो ओम का नियम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है, रेक्टिफायर युक्ति में, यानी कि रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर क्या रहता है, AC टू DC, AC टू DC। दूसरा, गैस डिस्चार्ज लैंप में, वैक्यूम ट्यूब में, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जहाँ ओम का नियम है, यहाँ क्या लगे होंगे, डायोड लगे होंगे। क्या लगेंगे, डायोड। तो डायोड का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो क्या रहता है, कहाँ यूज़ करते हो आप, रेक्टिफायर में, ना कि आप गैस डिस्चार्ज में, वैक्यूम में, किसी में भी नहीं। किस में, आपका रेक्टिफायर डिवाइस में। ठीक है, नेक्स्ट 46 देखो, 46 57 नहीं, 46 क्या, किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम क्या होता है, तो किरचॉफ का नियम क्या होता है, एक तो KCL होता है, KCL। दूसरा क्या होता है, KVL। तो इसमें क्या है, ऑप्शन में विद्युत धारा नियम, यानी कि इसे करंट, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। पहला क्या है, विद्युत धारा नियम, वोल्टेज नियम, और ये भी तो दोनों होते हैं ना किरचॉफ के नियम। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। ठीक है, नेक्स्ट 47 कौन सा होता है, कौन सा नियम बताता है कि किसी जोड़ पर, यानी कि जोड़ का मतलब क्या होता है, नोड पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग 0 होता है। तो कौन सा बताता है, ये किसका नियम है, बताओ भाई, किसका नियम है, KCL का। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ओम का। यानी कि अब हाँ, इसमें ये कंफ्यूज कर दिया कि प्रथम नियम, द्वितीय नियम। तो पहला कौन सा है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो कौन सा नियम सही है, प्रथम। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी। ठीक है, और आपका 48 देखते हैं। 48 कौन सा नियम बताता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में, आपके क्लोज लूप में,
क्लोज लूप में सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग शून्य होता है। तो कौन सा होता है आपका सेकेंड KVL। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए, थर्ड सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कौन सा आपका 49। तो नेक्स्ट क्या है, दिए गए परिपथ में प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा का मान। तो ये एक परिपथ है मेरा 48 क्या है, ये रेजिस्टेंस, ये पहले वाले में करा चुके हैं, उसमें एक सीरीज और दी थी आपको, कितना 1 किलो ओम का। तो अब भी देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है, एक एम्पियर मीटर लगा है, ये आपका स्विच लगा है, और ये आपका बैटरी लगी है, कितने वोल्ट की, 5 वोल्ट की। तो यहाँ क्या पूछा है कि आपका करंट कितना होगा, आई की वैल्यू पूछी है। तो आई कितना, बी अपॉन आर, बी कितना 5 अपॉन कितना है, इसकी वैल्यू 1 किलो ओम। तो इसकी 5 अपॉन किलो की वैल्यू कितनी दी, 1000। तो इसे क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन चाहिए, बोलो भाई, बी। कौन सा ऑप्शन चाहिए, बी। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन देखिए अब। 49 क्वेश्चन कौन सा है, 49 दिए हुए चित्र के में एक्स और वाई के बीच प्रतिरोध ज्ञात करना। ये मेरे पास कोई चित्र है, यानी कि ये 6 आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, 24, ये 2 ओम और ये आपका 6 ओम। देखो अब आपको यहाँ एक्स और ये वाई, तो ये पहचानना कौन सा सीरीज बनना है। तो ये आपका सीरीज में है, तो इस सीरीज में बनाओगे तो कैसा बनेगा, ये आपका रेजिस्टेंस 6 ओम का, ये आपका 24 ओम का। ठीक है, और ये इसका एक सीरीज बनाओगे तो एक सीरीज कितने के बराबर, 6 और 2 8 ओम हो गया। तो अब ये दोनों तीनों किस में है, पैरेलल में। तो आर एक्स कितना निकलेगा, आर एक्स बाई 1/6 प्लस 1/24 प्लस 1/8। तो यहाँ से एल्शियम ले लो, कितना आएगा, तो इनका एल्शियम लो, एल्शियम कितना आएगा, एल्शियम इसे साफ करो, एल्शियम कितना आएगा 24 है ना, 24 एल्शियम आएगा। तो 6 से काटो, कितनी बार जाएगा, 6 चौक 24 4 बार, प्लस फिर 24 से कितनी बार जाएगा, 1 बार, प्लस 8 दिया 24 3, कितना आ जाएगा 4 4 8 8/24। तो आर एक्स वाई कितना हो जाएगा, आर एक्स वाई 24/8, तो कितना आ जाएगा 3 ओम। कौन सा ऑप्शन चाहिए बताओ भाई, बी। कौन सा ऑप्शन चाहिए, बी। नेक्स्ट देखते हैं 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन देखो, 50वां क्वेश्चन क्या होगा, 50वां क्वेश्चन, दिए गए आपूर्ति प्रतिरोध में से होकर धारा का मान ज्ञात करना। यानी कि ये चित्र में आपका रेजिस्टेंस की दिया नहीं है, आर दिया है, तो इसकी वैल्यू दी है ना। तो यहाँ कितना है 3 वोल्ट, और ये कितना माइनस का 2 वोल्ट, और ये कितना है आर बराबर कितना 5। यह चित्र में नहीं दिया, बता रहा हूँ कितना 5 ओम। तो आप जब रेजिस्टेंस निकालते हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किया गया कार्य, यहाँ एक आवेश को यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो बी ए बी आपने पहले क्या निकाला था, बी ए माइनस का बी बी। तो यहाँ से इसमें निकालो कि करंट किधर फ्लो हो रही होगी, हायर टू लो। ठीक है, तो ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट। तो बी ए कितना होगा, बी ए बोलो भाई 3, और माइनस ये कितना बी बी, तो बी बी कितना माइनस का 2, तो माइनस का 2 और 2, और ये आई ये कितनी हो गई बी की वैल्यू। ठीक है, बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 + 2 5। तो अब करंट निकाल लोगे तो करंट कितना हो जाएगा, आई बराबर बी अपॉन आर, तो कितना 5/5, तो कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। ठीक है, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51 क्वेश्चन देखो, दिए गए परिपथ में I5 का मान ज्ञात करना है 51। तो 50 का ये कोई चित्र है, वहाँ चित्र में देख रहा होगा, ये करंट कितने की है आपके 3 एम्पियर, ये आपका 2 एम्पियर, और ये आपका 10 एम्पियर, ये एक 4 एम्पियर, और ये आपके
I5। तो I5 ज्ञात करना है मुझे। तो देखो I5 ज्ञात करना है तो क्या होता है कि पॉइंट की ओर, ये भी पॉइंट की ओर, ये भी पॉइंट की ओर, ये दोनों क्या हो रही है, पॉइंट से बाहर जा रही हैं। तो कितना हो जाएगा 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर हटाओ 2 प्लस 10 बराबर किसके होगा 4 प्लस I5 के। तो ये कितना हो जाएगा 5 15 बराबर 4 प्लस I5। तो कितना हो जाएगा I5 बराबर 15 माइनस का 4 तो कितना आ जाएगा 11 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन चाहिए बी। ठीक है 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन देखो 52 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से चित्र में व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से होकर जब धारा प्रभावित नहीं होती है तो ब्रिज परिपथ को कहा जाता है। ठीक है, तो ये कोई आपका ब्रिज है, ये चित्र में भी दिख रहा होगा है ना, ये तो यहाँ क्या है आपका गैल्वेनोमीटर लगा है, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये आर है पी क्यू, इसमें इसके हिसाब से रखिए एस आर एक्स और ये आपका क्यू। तो ये क्या है आपका वेरिएबल। तो ये क्या रहता है आपका वेरिएबल। अगर इस में कोई करंट ना हो, जीरो हो, तो कैसा होता है बैलेंस कंडीशन, यानी कि क्या रहता है आमने सामने की पी आर एक्स बराबर कितना होगा क्यू और एस, ये क्या रहती है संतुलित अवस्था। तो कैसा है जब कोई करंट गैल्वेनोमीटर में आपकी फ्लो नहीं होगी गैल्वेनोमीटर में, तो कैसा होगा संतुलित अवस्था। तो कौन सा ऑप्शन है बी। ठीक है, तो उसके बाद 53 क्वेश्चन 53 क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन पार कर चुके हैं, 53। चलिए दिया हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित होता है जब P बराबर कितना है 100 ओम, P बराबर 100 ओम, Q बराबर 1 किलो ओम और S बराबर 120 ओम और अज्ञात रेजिस्टेंस RX की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, यही करना है ना आपको। तो अभी फॉर्मूला क्या लिखाया था उससे पहले, अगर ब्रिज इस फॉर्म में है, ब्रिज बनाए नहीं है, तो संतुलित अवस्था में है, तो जी कितना है, यहाँ फ्लो ही नहीं हो रहा करंट, जीरो। तो ये कितना था पी आपका क्यू नहीं एस वेरिएबल, ये क्यू और ये आर एक्स। तो कितना था पी आर बराबर क्यू एस। तो आर की वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा क्यू एस अपॉन पी। तो कितना है बोलो भाई वैल्यू बताओ पी की क्यू की। 1000 गुणा 120 अपॉन पी कितना 100, 2 तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 1200 ओम। कितनी आ गई 1200 ओम, या इसे क्या लिख सकता हूँ 1.2 किलो ओम। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए आपका बी। कौन सा ऑप्शन चाहिए आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसका मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो नंबर एक क्या है अज्ञात यानी कि अननोन रेजिस्टेंस। नंबर 2 अननोन पावर। 3 अननोन करंट और अननोन वोल्टेज। तो व्हीटस्टोन का ब्रिज किसके लिए यूज़ करा जाता है अननोन, बोलो भाई अननोन रेजिस्टेंस के लिए। कौन सा ऑप्शन चाहिए ए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन चाहिए ए। 55 क्वेश्चन नंबर 55। चलिए 55 भी देखने वाले हैं। देखिए 55 क्या होगा, मेरे पास कोई सर्किट है, ये रेजिस्टेंस, ये वोल्ट मीटर। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस ये, और यहाँ स्विच और ये रेजिस्टेंस। यानी कि कहना है कि यहाँ से अगर वोल्टेज अप्लाई करा जाए तो यहाँ वोल्ट मीटर के जो इंडिकेटर है उसमें क्या इफेक्ट आएगा। तो अगर ये नहीं है यहाँ से ही हटा दो, ये नहीं है, तब भी क्या है कि आपका लूप बन रहा है और यहाँ क्या है कुछ ना कुछ इंडिकेट हो रहा होगा, अगर लूप बन रहा है तब। और तो फिर
है ना, कि यहाँ का वोल्टेज होगा कुछ, यहाँ का, तो ये यही डिनोटेड करेगा ना ये वाला वोल्टेज। सीरीज में है तो सीरीज में कुछ ना कुछ आपका वोल्टेज इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, उसके रेजिस्टेंस पर। अब कह दिया कि इसके रेजिस्टेंस यानी कि आर, यहाँ से स्विच को आपको क्लोज कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, तब क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस कितना है आपका 2 और ये R1। तो आप पैरेलल में कितने भी रेजिस्टेंस लगाइए, पैरेलल में कितने भी रेजिस्टेंस, यहाँ B2 है तो यहाँ भी B2 और यहाँ भी B2, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। आप यहाँ से स्विच ओपन करिए या क्लोज करिए तो वो को क्या होता है कि सेम कंडीशन रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि आपका ने जब यहाँ पे स्विच ऑफ करा तो क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है, डी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्वेश्चन कौन सा हुआ, डी ऑप्शन 55, ठीक है। तो 56 देखते हैं हम, 56 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है 57, 56, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 57 या 56 जो भी है, तो उसमें क्या होगा कि पूछा वोल्टेज के कारण धारा तभी प्रभावित होगी जब परिपथ, तो परिपथ पहला ऑप्शन क्या है, यानी कि खुला होगा, बंद होगा, हमेशा प्रभावित करेगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धारा कब प्रभावित होगी, जब क्लोज लूप बनेगा, तो कौन सा होगा, बंद परिपथ होगा, ठीक है। और नेक्स्ट 58 देखिए, यदि किसी बिंदु से 20 कूलाम आवेश 8 सेकंड में गुजरता है तो धारा ज्ञात कीजिए। तो Q बराबर कितना है, ये आपका 20 कूलाम, ठीक है। समय कितना है, T बराबर कितना है 8 सेकंड, 8 सेकंड। तो पूछा क्या है, I पूछा है, ठीक है। तो Q बराबर कितना होता है, Q बराबर बोलो भाई, Q बराबर होता है IT। तो Q बराबर कितना होता है IT, तो IT की वैल्यू, I की वैल्यू निकाल दो Q/T, तो कितना आ जाएगा, Q की वैल्यू रखो कितने, 20 गुणा 8, तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा 2.2 दूनी 4, बचेगा 2 पंजे 10, 2.5 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, दूसरा, ठीक है। 58 क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से बैटरी का कौन सा संकेत है, ठीक है। तो बैटरी का कौन सा संकेत है वो बताना है, कौन सा संकेत सही है। तो पहला क्या है, पहला देखो, पहला इस तरीके से है, दोनों क्या है टर्मिनल, ये भी और ये भी दोनों बराबर है, तो ये भी क्या है गलत। दूसरा क्या है, ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा ये छोटा, तो ये भी क्या है गलत, ये आपके छोटे हैं। बैटरी का असली सिंबल क्या होता है, एक बड़ा और एक क्या छोटा, एक बड़ा एक छोटा, तो ये क्या है सही सिंबल। तो कौन सा आपका सही है, आपका सी, ठीक है। और ये दोनों बराबर हुए तब भी ये भी गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। चलिए 59 देखते हैं, यदि नेक्स्ट देखिए 59, ये जो भी है क्वेश्चन नंबर, परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है ना, परिपथ में धारा का मान, देखिए परिपथ बनाइए। परिपथ क्या है, ये आपके पास कोई सर्किट है, अब तो बनाना सीख गए ना, अब तो निकाल ही लोगे ना। तो ये कितना 4 एम्पियर, ये आपका 2 एम्पियर, 6 एम्पियर I1 और ये I2। बाहर जाने वाली धारा बराबर किस KCL क्या होता है, बाहर जाने वाली धारा और आने वाली धारा, तो बाहर कौन सी है, एक ये है, एक ये और एक ये, तो लिखो 4 + 6 + I2 बराबर किसके होगा, 2 + I1। तो आपको निकालने किसकी वैल्यू है, I1 की, तो I1 की वैल्यू ये है, तो इसे क्या निकालो 10 + I2 - 2 बराबर I1। तो I1 की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, 8 + I2 एम्पियर, ठीक है आंसर। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।